नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में हम आपके लिए लेकर के आते हैं आईटीआई एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो आईटीआई एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं लाइव मॉक टेस्ट। जैसा कि आप सभी को पता है कि 8 तारीख से 8 अगस्त से सभी के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। कुछ जगहों पे अलग अलग ट्रेड्स के अलग अलग एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर अर्थात पीपीओ ट्रेड के मॉक टेस्ट का एक वीडियो, जिसके माध्यम से आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा। मॉक टेस्ट के माध्यम से प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा 25 क्वेश्चन जो कि प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर ट्रेड के हैं। तो यदि हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि और किस तरह के वीडियोज़ आप हमारे चैनल के माध्यम से चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप अब तक हमारे चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे इस तरह के वीडियोस आपसे मिस ना हो। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज हम जो आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर का, आप सामने देख सकते हैं कि आपके सामने एक क्वेश्चन प्रेजेंट हो रहा है जिसके 4 ऑप्शंस हैं और साथ ही साथ नीचे एक टाइमर भी दिखाई दे रहा है जिसमें आप देख सकते हैं टाइम शो हो रहा है। ये टाइमर है। ये हम नीमी मॉक टेस्ट ऐप पर ये मॉक टेस्ट कर रहे हैं। तो एक बात का ध्यान आप लोगों को रखना है कि जो 25 क्वेश्चंस वाले नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जिसमें 25 होंगे, ऐसे मॉक टेस्ट के लिए जो टाइमिंग होती है वो लगभग वो आधे घंटे की होती है और जो 50 क्वेश्चन की होती है उसके लिए 1 घंटे का समय दिया जाता है। तो ये आधे घंटे का है जिसमें से 2 मिनट हमारे खर्च हो चुके हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कॉल्ड द मैक्सिमम वेट ऑफ प्लास्टिक कैन बी इंजेक्टेड इन अ सिंगल प्रोडक्ट। एकल उत्पाद द्वारा इंजेक्ट किए हुए प्लास्टिक के अधिकतम वजन को क्या कहते हैं? शॉर्ट वेट, मोल्डिंग साइकिल, कैपेसिटी या इंजेक्शन स्पीड। इसका सही आंसर है ए, शॉर्ट वेट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर चेकिंग स्क्वायरनेस एंड फ्लैटनेस। स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस को चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इनमें से यूज़ किया जाता है? आपके सामने है ऑप्शन स्टील रूल, ट्राई स्क्वायर, इनसाइड कैलिपर तथा पंच। इसका सही आंसर है ट्राई स्क्वायर। ये आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया होगा। आप सभी ने फ्लैट का प्रैक्टिकल किया हुआ है। एमएस फ्लैट बार आपको मिलती है, उस फ्लैट बार में आप फाइलिंग की एक्सरसाइज करते हैं और उसको चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने आ चुका है, विच प्रोसेस मोल्डेड पैरसन आर रीहीटेड। कौन सी प्रक्रिया द्वारा मोल्ड किए हुए पैरसन को रीहीट किया जाता है? रीहीट यानी दोबारा गर्म किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग, दूसरा ऑप्शन है इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग, तीसरा ऑप्शन है एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग और चौथा ऑप्शन है एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग। सी और डी इसमें एक जैसा ही दिखा रहा है, एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग ही दिखा रहा है। सॉरी, सी है एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग और डी है इंट्रूजन ब्लो मोल्डिंग, इंट्रूजन ब्लो मोल्डिंग। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग, इसका सही आंसर है ए, स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट हैविंग नो पंच फिटेड सेंट्रली इनटू डाई। किस प्रकार के उत्पाद में डाई के केंद्र में कोई पंच फिट नहीं होता? आपके ऑप्शंस हैं सॉलिड रॉड, हॉलो पाइप, केसिंग, कैपिंग तथा फिल्म। 4 ऑप्शंस में से ठोस छड़, खोखले पाइप, केसिंग, कैपिंग तथा फिल्म। नाम से ही समझ में आ रहा है, सॉलिड रॉड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पंच डाई, मतलब कोई भी डाई सेंट्रली फिट नहीं हो सकती पंच करके। सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है, विच ट्रांसफॉर्मिंग प्रोडक्ट गेट थिक रिम एंड थिनेस्ट बॉटम कॉर्नर। किस थर्मोफॉर्मिंग उत्पाद को मोटे रिम और सबसे पतले कोने मिलते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ड्रैप फॉर्मिंग, दूसरा ऑप्शन है वैक्यूम फॉर्मिंग, तीसरा ऑप्शन है प्रेशर फॉर्मिंग, चौथा ऑप्शन है फ्री फॉर्मिंग। आपको बताना है इसमें से किस थर्मोफॉर्मिंग उत्पाद को मोटे रिम और सबसे पतले कोने मिलते हैं। तो इसका सही आंसर है बी, वैक्यूम फॉर्मिंग। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, विच पॉलीमर इज सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग इन नेचर। किस प्रकृति में
कौन सा बहुलक स्वयं को बुझाने वाला बहुलक है? आपके ऑप्शंस हैं पॉलीप्रोपिलीन, दूसरा ऑप्शन है पॉलीस्टाइरीन, तीसरा ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोराइड, चौथा ऑप्शन है हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन यानी HDPE। इसका सही आंसर है सी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है, तो आप इसको बड़ी ध्यान से लगाइएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कॉस्ट में कैसे कंपेयर आप कर सकते हैं। आप सभी ने मेंटेनेंस पढ़ी होगी, तो मेंटेनेंस में आपको बताया गया होगा कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या होती है। तो इसी में आपके ऑप्शंस हैं इंक्रीज़ PM कॉस्ट यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट, तो इंक्रीज़ इन ब्रेकडाउन कॉस्ट, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कॉस्ट। ये ऑप्शन पूरी तरह से गलत है। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज़ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट एंड डिक्रीज़ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कॉस्ट। ऑप्शन यही सही है। हम अगले ऑप्शन की तरफ जाएं ही ना, इसी को डायरेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। इंक्रीज़ PM कॉस्ट एंड डिक्रीज़ BM कॉस्ट का मतलब है कि यदि आपका PM यानी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगा तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? क्योंकि यदि आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रेगुलरली आपकी मशीन का हो रहा है तो आपकी गाड़ी में ब्रेकडाउन, आपकी मशीन में ब्रेकडाउन आएगा ही नहीं, और अगर ब्रेकडाउन नहीं आएगा तो फिर ब्रेकडाउन कॉस्ट ऑलरेडी मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इसलिए सही आंसर है इसका B, इंक्रीज़ PM कॉस्ट एंड डिक्रीज़ BM कॉस्ट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। विच काइंड ऑफ डिफेक्ट अकर व्हेन द इंटरनल सरफेस ऑफ डाई इज़ रफ इन द ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस? जब ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस में डाई की अंदरूनी सतह खुरदरी हो जाती है तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है? आपके ऑप्शंस हैं डल आर्टिकल सरफेस, होल्स इन आर्टिकल, बेंड पैरिसन, और चौथा ऑप्शन है बबल्स इन द आर्टिकल्स। तो ये आपको बताना है किस प्रकार का किस प्रकार का डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है अगर मोल्डिंग प्रक्रिया के दौरान डाई अंदरूनी सतह से खुरदरी हो, रफ हो, तो किस प्रकार का दिक्कत आती है, किस प्रकार का प्रोडक्ट का डिफेक्ट डेवलप होता है। तो इसका सही आंसर है A, डल आर्टिकल सरफेस। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज़ यूज्ड टू एक्सटिंग्विश क्लास A टाइप ऑफ फायर? क्लास A टाइप ऑफ फायर को बुझाने के लिए किस फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है? आप बिल्कुल ईजिली बता सकते हैं कि इसमें से वाटर, पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड और फोम में से क्लास A टाइप के फायर को बुझाने के लिए वाटर का इस्तेमाल होता है। तो सही आंसर है A, वाटर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। विच प्रोसेस इज़ यूज टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स? विभिन्न प्रकार के फिलामेंट बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं मोनोफिलामेंट एक्सट्रूजन प्रोसेस, दूसरा ऑप्शन है वायर कोटिंग एक्सट्रूजन प्रोसेस, तीसरा ऑप्शन है शीट एक्सट्रूजन प्रोसेस, चौथा ऑप्शन है ट्यूब्यूलर फिल्म प्रोसेस, ट्यूब्यूलर फिल्म प्रोसेस। तो इसमें से सही आंसर है आपका A, मोनोफिलामेंट एक्सट्रूजन प्रोसेस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। विच डिफेक्ट इन द मोल्डिंग प्रोसेस कॉजेज डाई लाइन्स फॉल्ट? मोल्डिंग प्रक्रिया में कौन सी गलती के कारण डाई लाइन दोष उत्पन्न होता है? आपके ऑप्शंस हैं लो मेल्टिंग टेम्परेचर, दूसरा ऑप्शन है हाई मेल्टिंग टेम्परेचर, तीसरा ऑप्शन है डैमेज डाई और मैंड्रिल, चौथा ऑप्शन है हाई मोल्ड क्लोजिंग प्रोसेस। बिल्कुल आप इजीली इसका आंसर बता सकते हैं, C ऑप्शन इसका सही है, डैमेज डाई और मैंड्रिल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ कंप्रेशन जोन इन अ स्क्रू इन द एक्सट्रूजन प्रोसेस? एक्सट्रूजन प्रोसेस में एक स्क्रू के कंप्रेशन जोन की लंबाई कितनी होती है? आपके ऑप्शन हैं 0.3, 0.4, 0.25 और आखिरी ऑप्शन है 0.5%। तो इसका सही आंसर है C, 0.25%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोसेस टू प्रोड्यूस स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस? चिकनी परावर्तक सतहों के निर्माण के लिए प्रक्रिया क्या है? आपके ऑप्शंस हैं बफिंग, हार्डनिंग, डिफ्लेक्टिंग या डिस्टॉर्शन। तो इसका सही आंसर है A, बफिंग,
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज द आउटपुट ऑफ PLC? PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, इसका सिंबल आपको बताना है। गिवन सिंबल ऑफ आउटपुट ऑफ PLC, PLC के आउटपुट के लिए कौन सा गिवन सिंबल है? आपके ऑप्शंस हैं मैनुअल स्विच, दूसरा ऑप्शन है अलार्म्स, तीसरा ऑप्शन है रिलेज, चौथा ऑप्शन है सेंसर। तो PLC आप सभी जानते ही होंगे, आपकी मशीनों में जो PLC प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल होता है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। उसके आउटपुट के लिए किस टाइप का आपको वो बताना है कि किस टाइप का सिंबल यूज़ होता है, ठीक है, किस टाइप का सिंबल आपका यूज़ होता है। तो इसका सही आंसर है B, अलार्म। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने आ चुका है। विच मटेरियल इज़ यूज्ड टू मेक बैरल इन द एक्सट्रूजन प्रोसेस? एक्सट्रूजन प्रोसेस में बैरल बनाने के लिए किस सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं नाइट राइडिंग स्टील, पावर मेटलर्ज स्टील, तीसरा ऑप्शन है बाई मेटल्स, चौथा ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील। एक्सट्रूजन प्रोसेस में बैरल बनाने के लिए किस टाइप का मटेरियल यूज़ किया जाता है? तो इसका सही आंसर है A, नाइट राइडिंग स्टील। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। वाई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज़ नेसेसरी? इसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था और उसका मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ज़रूरी क्यों है। तो इसमें यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। टू डिक्रीज़ द लाइफ ऑफ मशीन, ये तो बिल्कुल गलत है। टू इंक्रीज़ द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, ये भी गलत है। टू इंक्रीज़ द लाइफ ऑफ प्लास्टिक प्रोसेस मशीनरी सिस्टम, और चौथा ऑप्शन है टू डिक्रीज़ द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। तो इसका सही आंसर है देखिए, इसके अगर आप देखेंगे तो दोनों ऑप्शन सही हैं। एक तो सबसे पहले जो डिक्रीज़ द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है, ये भी इसका ऑप्शन सही है, और दूसरा जो इसका ऑप्शन है, एक आप देख सकते हैं टू इंक्रीज़ द लाइफ ऑफ प्लास्टिक प्रोसेस मशीनरी, ये भी इसका आंसर सही है। यहाँ पर इन दोनों में से दो सही में से आपको सेलेक्ट करना है। तो हम जो है C को सेलेक्ट कर लेते हैं, टू इंक्रीज़ द लाइफ ऑफ प्लास्टिक प्रोसेस मशीनरी। देखिए बिल्कुल क्लियर है कि यदि आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किसी भी मशीनरी का, ना केवल प्लास्टिक प्रोसेस मशीनरी का बल्कि किसी भी मशीनरी का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं तो उसकी लाइफ अपने आप बढ़ जाती है। कहते हैं ना कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी की सर्विसिंग आपको टाइम टू टाइम करवानी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी गाड़ी की सर्विस बढ़ जाती है, गाड़ी की लाइफ बढ़ जाती है। इसीलिए यहाँ पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अच्छे से अगर आपका रेगुलरली हो रहा है तो आपकी मशीनरी की लाइफ बढ़ जाती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है। विच प्रोसेस मेक्स हॉलो वन पीस आइटम प्रोडक्ट? आपके ऑप्शन है रोटेशनल मोल्डिंग, दूसरा ऑप्शन है ब्लो मोल्डिंग, तीसरा ऑप्शन है इंजेक्शन मोल्डिंग, चौथा ऑप्शन है थर्मोफॉर्मिंग। इसका सही आंसर है A, रोटेशनल मोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज़ द रेमेडीज़ फॉर ऑरेंज पील डिफेक्ट इन कंप्रेशन मोल्डिंग प्रोसेस? संपीड़न मोल्डिंग प्रोसेस में ऑरेंज पील दोष के लिए क्या उपचार है? आपके ऑप्शंस हैं रिड्यूस मोल्ड टेम्परेचर, दूसरा ऑप्शन है यूज़ सॉफ्टर मटेरियल, तीसरा ऑप्शन है क्लोज द मोल्ड फास्टर, चौथा ऑप्शन है रिड्यूस ब्रीदिंग टाइम। तो इसका सही आंसर है रिड्यूस मोल्ड टेम्परेचर। देखिए मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। ऑरेंज पील डिफेक्ट कब आता है? ऑरेंज पील डिफेक्ट तब आता है जब आपका कोई भी प्रोडक्ट जो है हाई टेम्परेचर पे होता है। जब हाई टेम्परेचर पे जो है उसका मोल्डिंग की जा रही होती है, कंप्रेशन मोल्डिंग होती है हाई टेम्परेचर पे, तब उसमें ऑरेंज पील डिफेक्ट आता है। तो जाहिर है कि अगर उसको कम करना है तो हमें मोल्ड के टेम्परेचर को कम करना होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर है A, रिड्यूस मोल्ड टेम्परेचर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने आ चुका है। हाउ द प्लेट्स मूवमेंट इन डाउन स्ट्रोक प्रेस कंप्रेशन मोल्डिंग मशीन? डाउन स्ट्रोक प्रेस कंप्रेशन मोल्डिंग मशीन में प्लेट्स का संचालन कैसे होता है? आपके ऑप्शंस हैं बॉटम प्लेट एंड मूव्स अपवर्ड, दूसरा ऑप्शन है टॉप प्लेट एंड मूव्स अपवर्ड, तीसरा ऑप्शन है बॉटम प्लेट एंड मूव्स डाउनवर्ड, और चौथा ऑप्शन है टॉप प्लेट एंड मूव्स डाउनवर्ड। इसका सही आंसर है D, टॉप प्लेट एंड मूव्स डाउनवर्ड, यानी ऊपर की प्लेटें नीचे की ओर बढ़ती हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने आ चुका है। विच मटेरियल इज़ यूज्ड टू मेक बोरवेल पाइप्स? बोरवेल की जो पाइप्स होती हैं उन्हें बनाने के लिए कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार आप गलती करते हैं
ऑप्शंस हैं पीवीसी, एचडीपी, नायलॉन और एलडीपी। आप कई बार इसमें गलती करके पीवीसी लगा देते हैं, इसका सही आंसर एचडीपीई होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने आ चुका है। विच मटीरियल मस्ट नीड प्री ड्राइंग प्रोसेस बिफोर विच मटीरियल मस्ट प्री ड्राइंग प्रोसेस, विच मटीरियल मस्ट नीड प्री ड्राइंग प्रोसेस बिफोर। प्री ड्राइंग प्रोसेस किस मटेरियल में बहुत ज़रूरी होता है? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं नायलॉन, एलडीपी, एचडीपी, पॉलीप्रोपिलीन। तो इसमें से नायलॉन एक ऐसा मटेरियल है, यानी कि ए इसका ऑप्शन होगा। नायलॉन एक ऐसा मटेरियल है जिसमें प्री ड्राइंग की प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने आ चुका है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर थिकनेस ऑफ फिल्म। किसी फिल्म की थिकनेस को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं वर्नियर कैलिपर, डिजिटल माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, वर्नियर डेप्थ गेज। देखिए इसमें डेप्थ गेज को छोड़ करके तीनों ऑप्शंस जो हैं थिकनेस मेजरमेंट करने के लिए होते हैं, लेकिन इसमें से जो सबसे प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है वो है डिजिटल माइक्रोमीटर। तो हम यहाँ पर बी लगाएंगे। देखिए ए बी सी तीनों ही डेप्थ थिकनेस मापने के लिए हैं, केवल डी ऐसा ऑप्शन है जो कि डेप्थ नापने के लिए है, हाइट नापने के लिए है, तो वो तो ऑलरेडी गलत है। इन तीनों में से जो सबसे सही ऑप्शन है वो है डिजिटल माइक्रोमीटर, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यही है, सबसे ज़्यादा प्रिसाइजली, सबसे ज़्यादा शुद्ध मापन डिजिटल माइक्रोमीटर कर पाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम फिल्म की थिकनेस मापने के लिए डिजिटल माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने है। विच प्लास्टिक मोल्डिंग प्रोसेस रिक्वायर्स हाई प्रेशर। किस प्लास्टिक मोल्डिंग प्रोसेस में उच्च दाब की आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शंस हैं ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस, इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस, कंप्रेशन मोल्डिंग प्रोसेस या इंट्रूजन मोल्डिंग प्रोसेस। इसका सही आंसर है सी, कंप्रेशन मोल्डिंग प्रोसेस। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ मेल्टिंग सेक्शन ऑफ एक्सट्रूडर। एक्सट्रूडर के मेल्टिंग सेक्शन का दूसरा नाम क्या है आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है फीड सेक्शन, दूसरा ऑप्शन है ट्रांजिशन सेक्शन, तीसरा ऑप्शन है पंपिंग सेक्शन, चौथा ऑप्शन है कोलैप्स सेक्शन। एक्सट्रूजन के मेल्टिंग सेक्शन का नाम आपको बताना है, तो इसका सही आंसर है बी, ट्रांजिशन सेक्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25, सॉरी अगला नहीं, ये तो आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये। तो 25वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। व्हाट टाइप ऑफ मोल्ड मटेरियल इज़ यूज्ड टू मेक लार्ज प्रोडक्ट। बड़े प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए किस टाइप के मोल्ड मटेरियल की आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शंस हैं कॉपर निकल, दूसरा ऑप्शन है स्टील शीट, तीसरा ऑप्शन है कास्ट एल्यूमिनियम, चौथा ऑप्शन है माइल्ड स्टील। इसका सही आंसर है स्टील शीट। तो इसका सही आंसर स्टील शीट है। तो ये थे आपके सामने आज की मॉक टेस्ट, लाइव मॉक टेस्ट के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए इससे पहले हम रिज़ल्ट देख लेते हैं। यहाँ पर सबमिट जब हम प्रेस करते हैं तो हमें हमारा रिज़ल्ट मिल जाएगा। और यहाँ रिज़ल्ट आपको शो हो रहा है। रिज़ल्ट शो होने के साथ साथ आप यहाँ पर चाहें तो अपने आंसर्स चेक भी कर सकते हैं। चेक करके आप देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर हमारा गलत हुआ है। चलिए देख लेते हैं। हमारे ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन सही हैं, कोई गलत नहीं दिख रहा है। सॉरी। तो ये थे हमारी आज की क्लास के 25 क्वेश्चन, हमारे मॉक टेस्ट, लाइव मॉक टेस्ट के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपके काम का है और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।